हेलो एवरीवन। इंडिया में टेक आईपीओस का एक नया दौर शुरू हो चुका है जहां पे टेक कंपनीज अब धीरे धीरे अपना आईपीओ इंडिया में लॉन्च कर रही है। एग्जांपल के तौर पे आपका जोमेटो हो गया, कार्टरेड हो गया, जिन्होंने अपने आईपीओ को लॉन्च कर दिया है, वो लिस्ट हो चुके हैं। वहीं पे दूसरी ओर पेटीएम, मोबीक्विक या फिर नायका जैसी कंपनीज जो है वो बहुत जल्द अपना आईपीओ लेके आने वाली है। इसमें भी दो पहलू है। एक तरफ आपका जोमेटो है जिसको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, जो उसका इशू प्राइस था उसके मुकाबले 53% के प्रीमियम पे उसके शेयर्स लिस्ट हुए। खूब सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा कमाया और बम्पर उसको जो है रिस्पांस मिला। लेकिन दूसरी ओर आपका कार्टरेड का आईपीओ जो कि उसका इशू प्राइस था उससे नीचे लिस्ट हुआ और काफ़ी फीका रहा उसका आईपीओ, ये कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या वो रीज़न्स है जिसके वजह से कार्टरेड का जो आईपीओ है वो थोड़ा सा यहाँ पे फीका रहा, और आने वाले जो ऐसे टेक स्टार्टअप्स है जो कि अपने आईपीओ निकालने वाले, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कार्टरेड का जो आईपीओ है उससे उनको क्या सीख लेनी चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने कार्टरेड के आईपीओ को लेकर एक वीडियो किया था जहाँ पे मैंने आपको जो DRHP डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जब फाइल किए थे तो उसके सारे डिटेल्स मैंने बताया था, जहाँ पे वो किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनी, उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, किस तरीके से जो यूज्ड कार का मार्केट है वो ग्रो करने वाला है। इन सब पहलुओं के ऊपर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। फ्राइडे यानी कि 20 अगस्त को जब कार्टरेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई तो उसके जो शेयर वैल्यू है उसमें 2% का डिक्लाइन देखने को मिला। ओरिजिनली जो कार्टरेड के शेयर का इशू प्राइस था वो आपका 1618 रुपीज़ का था, लेकिन जब लिस्ट हुआ तो वो 1579 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ। वहीं पे फर्दर ट्रेडिंग सेशंस में वो जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली गिरता गया, और लास्ट मैंने जब चेक किया था कार्टरेड के एक शेयर की वैल्यू तो वो जो है यहाँ पे 1428-29 रुपये के अराउंड घूम रहा था। इससे हुआ ये कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिनको यहाँ पे आईपीओ अलॉट हुआ था वो यहाँ पे थोड़े से परेशान हो गए कि क्यों इसका प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंजल ब्रोकिंग के यश गुप्ता जो कि एक इक्विटी रिसर्च एसोसिएट है, उनका यहाँ पे ये कहना है कि जिन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कार्टरेड के शेयर्स अलॉट हुए वो जो है थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें, घबराए नहीं, क्योंकि इसमें जो है रिकवरी देखने को मिलेगा। वहीं पे उनका रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये भी कहना है कि जब तक कार्टरेड की जो शेयर वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी देखने को ना मिले तब तक कोई फ्रेश शेयर्स को जो है वो बाई ना करे। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि ऑल्दो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से पूरे चांसेस है कि आगे चल के जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कार्टरेड का जो नेट प्रॉफिट है वो FY 2021 में 3 टाइम्स बढ़ा है, जो कि आपका 101 करोड़ रुपीज़ का निकल के आया है। वहीं पे ये आंकड़ा आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में 31 करोड़ रुपीज़ का था। जैसे ही कार्टरेड की शेयर वैल्यू में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला, वैसे ही लोगों ने जो है कार्टरेड के आईपीओ को जोमेटो के आईपीओ के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन सही मायनों में ये जो कंपैरिजन है वो बहुत ही अनफेयर कंपैरिजन है, क्योंकि जोमेटो जो है वो फूड डिलीवरी सेगमेंट में काम करता है, वहीं पे जो कार्टरेड है वो आपका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो है काम करता है, जो कि दोनों जो है बहुत ही अलग है। इसके साथ ही जो जोमेटो का आईपीओ था वो एक्चुअली एक न्यू एंट्री है इंडियन स्टॉक मार्केट में। वहीं पे जो कार्टरेड का आईपीओ है उसको अभी जो है एक बिग बूम देखना बाकी है। आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि इंडिया में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो अभी भी ट्रेडिशनली काम करता है अगर उसको ऑनलाइन स्पेस के साथ कंपेयर किया जाए। वहीं पे जो इन्वेस्टर्स है इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई कार्टरेड के आईपीओस के साथ क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है, क्या रिस्क एसोसिएटेड है। इसके वजह से उसकी जो वैल्यू है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिली है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ये मानना है कि कार्टरेड को लॉन्ग रन में तभी बेनिफिट मिलेगा जब वो एक्चुअली मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की ओर ध्यान देंगी, जहाँ पे वैरायटी ऑफ व्हीकल्स के लिए जो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है जब उसके ऊपर कार्टरेड काम करेगा, इसके साथ ही अलाइड सर्विसेज को यहाँ पे ऑफर करेगा, तो आने वाले महीनों में जो उसकी शेयर वैल्यू है उसमें एक जंप देखने को ज़रूर मिल सकता है। कुछ रिसर्च एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म्स का यहाँ पे ये कहना है कि मैक्रो फैक्टर्स के वजह से जो ये लिस्टिंग है
उसको इम्पैक्ट हुआ है, ना कि जो कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल्स है उसके वजह से। जहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि एक रीज़न ये हो सकता है कि कोविड पैंडमिक की जो थर्ड वेव की बात चल रही है उसके वजह से शायद लोग अभी वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि जब अगर थर्ड वेव आता है तो किस तरीके से वो जो है प्री ओन्ड मार्केट या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, जिसके चलते यहाँ पे एक रीज़न हो सकता है कि उसको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाया। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस होता है किसी स्टॉक का, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस स्टॉक का टिकट साइज़ कितना है। एग्जांपल के तौर पे ज़ोमैटो का जो शेयर है वो आपका 100 रुपये का है, कार ट्रेड का जो शेयर है वो 1000 रुपये का। अगर मैं आपसे ही पूछूँ कि आप जो है कौन से शेयर के ऊपर पैसा लगाना चाहेंगे, ख़रीदना चाहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप सोचेंगे कि क्यों ना ज़ोमैटो का ले लिया जाए क्योंकि सस्ता है। 100 रुपये में अगर मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो 10 शेयर मिलेंगे और यहाँ पे जो है मेरे को एक ही शेयर मिलेगा। तो ये जो है आपका कई बार साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को लेकर भी बात होती है, जो कि एक्चुअल में मार्केट ट्रूथ नहीं दर्शाता। तो कई बार इस सेंटिमेंट के वजह से जो है वो आपका लिस्टिंग जो गेन है वो नहीं मिल पाता। इसके अलावा एक जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब शार्प सेल ऑफ देखने को मिला कार ट्रेड का IPO जब हुआ, तो इसके बावजूद कई सारे ऐसे दूसरे मेजर एसेट मैनेजर्स थे, जैसे कि आपका गोल्डमैन सैक्स हो गया या फिर प्लूटोस वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, जुपिटर इंडिया हो गया। उन्होंने जो है मिलकर तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा के शेयर जो है वो बल्क में खरीदे। इसका मतलब क्या है कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि फ्यूचर में इस स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है, जिसके वजह से उन्होंने इसके ऊपर बेट किया है। एक और रीज़न जिसके वजह से जो कार ट्रेड का IPO है वो थोड़ा सा फीका रहा, वो ये हो सकता है कि पहली बात तो ये जो स्पेस है जहाँ पे यूज्ड कार का स्पेस है, इसमें कोई भी ऐसे फर्म्स नहीं है जो कि लिस्टेड है जिसके साथ कार ट्रेड को कंपेयर किया जा सके। इसके साथ ही जो अनलिस्टेड फर्म्स हैं उनके साथ भी अगर कंपेयर करें तो कार ट्रेड ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत यह है कि कार ट्रेड जितना रेवेन्यू यहाँ पे अर्न कर पा रही है उस लेवल तक पहुँचने के लिए उनको 11 साल लगे। वहीं पे अगर उनके कॉम्पिटिटर कार्स 24 के साथ बात किया जाए तो उस रेवेन्यू को आंकड़े को अचीव करने के लिए सिर्फ 5 साल लगे, जो कि ये दर्शाता है कि कितने ईजीली जो है इस मॉडल को इसमें स्केल अप किया जा सकता है और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत इजीली कार ट्रेड को आने वाले टाइम में कैचअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उन टेक स्टार्टअप्स की जो कि बहुत जल्द अपना IPO निकालने वाले हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कार ट्रेड जैसे प्रॉफिटेबल टेक कंपनी को अगर इस तरह का ठंडा रिस्पॉन्स मिलता है स्टॉक मार्केट में, तो आने वाली जो टेक कंपनीज़ है जैसे कि आपका मोबीक्विक हो गया, नाइका, पेटीएम या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक, इंक्सिगो हो गया, उनके जो टॉप प्रमोटर्स हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट है, उनके मन में एक चिंता तो ज़रूर रहेगी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन ये है जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि IPO को लॉन्च करने से पहले अगर ये टेक कंपनीज़ अपने आप को दूसरे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर ले तो ये उनके लिए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा जिसको लेकर जो इन्वेस्टर्स है वो ज़रूर यहाँ पे भरोसा शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे पेटीएम को ले सकते हैं, जिन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि IPO निकालने से पहले वो अपने फाइनेंशियल सर्विसेज की जो ऑफरिंग्स है उसको स्ट्रेंथन करने वाले हैं, जिसके चलते उन्होंने HDFC बैंक के साथ भी यहाँ पे पार्टनर कर लिया है ताकि वो लोग मिलकर जो है कई सारे डिजिटल पेमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च कर सके। इसके साथ ही लेंडिंग और पॉइंट ऑफ सेल के जो सोल्यूशंस है उसको भी वो लोग मिलकर स्ट्रेंथन करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसके चलते जो पेटीएम जब अपना IPO लेके आएगा तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा, जो कि उनके लिए एक पॉजिटिव नोट की तरह काम करने वाला है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर ये जो टेक कंपनीज़ है वो इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिला पाए कि आगे चल के वो लोग प्रॉफिटेबल होंगे और इसके साथ ही वो लोग एक रोड मैप भी शो कर पाए या फिर ये बता पाए कि किस तरीके से उनके जो लॉसेस है उसको वो कट करने वाले हैं, तो इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो जीत सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे फिर से मैं पेटीएम लेना चाहता हूँ, जहाँ पे पेटीएम ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे अपने लॉसेस को कम किए हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि 2022 तक जो है वो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये एक और रीज़न हो जाएगा कि पेटीएम
जब यहाँ पे लिस्ट होगा तो उसको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस ये था कार्डट्रेड के IPO का एक छोटा सा एनालिसिस वीडियो, जिसके चलते अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने कार्डट्रेड के IPO के लिए अप्लाई किया था और आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो चीज़ें आपको समझ आई होंगी, जिससे आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको यहाँ पे कार्डट्रेड का जो शेयर्स अलॉट हुए हैं उनको सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वहीं पे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए, जहाँ पे हम ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज़, इसके साथ ही पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ भी लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।